हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा वर्ण विचार का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, और हम बताए थे आपको वर्ण 46 होते हैं, जिसमें स्वर वर्ण होते हैं 13 और व्यंजन वर्ण होते हैं 33। व्यंजन वर्ण में हमने पढ़ा था स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श कहाँ से होते हैं? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जो होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, आज थोड़ी आवाज़ में ये है क्या है, क्योंकि हम मतलब ये अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो थोड़ा डिस्टरबेंस होगा आवाज़ में, माफ़ करिएगा इसके लिए। चलिए, स्पर्श व्यंजन वर्ण क से लेकर म तक। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण य र ल ब 4। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने? 4। ऊष्म व्यंजन वर्ण 4। ठीक है, पिछले कक्षा में ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो हम लोग बोलेंगे 4। ऑप्शन में देगा 1 2 3 4। चलिए ये देख लिए। अब आते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्ण जैसे क है, ख है, ग है, तो आखिर कहीं से तो उच्चारण हो रहा है, तो उसके उच्चारण स्थान देखेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान, जिस भाग से उच्चारण हो उसे वर्णों के उच्चारण स्थान कहते हैं। अब वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होते हैं? पहला हमारा कंठ। ठीक है, कंठ, जिसका उच्चारण कंठ से हो उसे कंठ व्यंजन वर्ण, मतलब उसका उच्चारण कंठ से होता है। जैसे अ, आ, कवर्ग। कवर्ग का मतलब क ख ग अंग, जितने भी क में आते हैं कवर्ग में, क ख ग घ अंग, ये कवर्ग में आ गए। विसर्ग वाले जो भी रहेंगे वो उनका उच्चारण कहाँ से होगा? जैसे आह, ये कहाँ से होगा? कंठ से। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है ये एग्जाम में कि अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ देगा, तालब देगा, मूर्धन्य देगा, ओष्ठ देगा, तो हम लोग कंठ करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे देखेंगे। तालब्य, तालब्य का मतलब तालु। तालु हमारे ये जो जीवा है, जीवा के ऊपर वाला जो भाग है उसको तालु कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसको बोलने में उसका सहायता हो उसे वही व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे तालु, तालब्य, इसको ई चवर्ग। चवर्ग में क्या आ गए? च छ ज झ इया और य और स। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालब्य हो गया। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान तालब्य हो गया। अब आ गया मूर्धन्य। मूर्धन्य में री, टवर्ग, र, स। मूर्धन्य क्या हुआ? मूर्धन्य क्या हुआ? ये हमारा जीवा है, जीवा के जो ऊपर वाला भाग है तो उससे डायरेक्ट हमारा जीवा टकराता है। ये हमारा जो जीव है ये डायरेक्ट टकराता है। आप ट बोल के देखिए, ट, ठ, ड। ठीक है, तो ये हो गया मूर्धन्य। मूर्धन्य वाला याद रखना है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इनमें से मूर्धन्य कौन है? मूर्धन्य मतलब मूर्धन्य इनमें से किसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है? तो क, ख और ग और ट दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में क ख ग ट देगा, तो हम लोग क ख ग का जानते हैं कंठ से है, तो यहाँ पे टवर्ग हो जाएगा, टवर्ग का मूर्धन्य से। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दंत, दंत का मतलब दांत। ठीक है, दंत का मतलब दांत, जिसको बोलने में दांत की सहायता लेनी पड़ी, मतलब दांत टकरा या फिर दांत का हिलना या फिर जो भी जिससे मतलब दांत की सहायता हो। तवर्ग। अब बोलिए त, थ, मतलब ये हमारा जो जीव है सट रहा है। ठीक है, ये हमारा जो जीव है दांत में सट रहा है, तो दंत। ठीक है, तो दंत में कौन कौन हो गए? तवर्ग, ल, स। ये याद रखना। आज का जो क्लास है ये बहुत काम का चीज है। ठीक है, इतने से मैं बता रहा हूं आपको, इतने से ही करीब करीब हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर डाल देगा। ठीक है, और इसको पढ़ के जाना है अच्छे से। चलिए यहां देखिए, दंत, दंत हमने देख लिया। तवर्ग त थ द ध न और ल और स। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब ओठ। ओठ, जिसका उच्चारण ओठ से हो, मतलब उच्चारण करने में ओठ की सहायता लेने पड़ी तो उसे ओष्ठ कहते हैं। ठीक है,
ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चारण किसका होता है? ऊ बोलिए तो एक मतलब बन जाता है शेप सा, थी हमारे ओठ का एक शेप सा बन जाता है। ऊ प फ बोल रहे हैं तो देख रहे हैं अंदर का कोई भी हमारा काम नहीं कर रहा, न दांत न जीभा न कंठ, ठीक है, मतलब कंठ से तो आ रही है आवाज लेकिन हमारा ये ओठ जो है ज्यादा काम कर रहा है। बोलिए प, दोनों ओठ आपस में सट रहे हैं तो प फ ब भ म, ठीक है। ओष्ठ, ओष्ठ में क्या आ गए? ऊ और पवर्ग। अब आ गए अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक बोलने से ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग मतलब उस टाइप का नाक टाइप का बोल रहे हैं। अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक जिसका उच्चारण दांत ओष्ठ के अलावा नाक से हो, मतलब नाक से उच्चारण लगे कि मतलब नाक से बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे अंग, इया, ठीक है, मतलब लग रहा है नाक से, अंग, इया, ठीक है, लग रहा है नाक से बोल रहे हैं, अनुनासिक हो गया। कंठ, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का मतलब कंठ और तालव, तालव का मतलब ये जो हमारा ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ये ऊपर वाला जीवा के ठीक ऊपर वाला भाग, ये इन दोनों के मदद से जो होता है इसको कहते हैं कंठ तालव। तो कंठ तालव्य से कौन कौन बोले जाते हैं? ए और ए। अब कंठोष्ठ, कंठोष्ठ का मतलब क्या हो गया? कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है। तो कंठ प्लस ओष्ठ से क्या बोले जाते हैं? ओ, ठीक है। कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से क्या बोले जाते हैं? ओ और औ। दंथोष्ठ, दंथोष्ठ का मतलब दांत और ओष्ठ, ठीक है, दांत और ओष्ठ, इसको तोड़िए ना, इसका संधि विच्छेद करिए, दांत प्लस ओष्ठ, दंथोष्ठ, ठीक है। तो दंथोष्ठ से क्या बोले जाते हैं? सिर्फ ब, क्या? ब, ठीक है। अब आइए महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है। संपूर्ण व्यंजन वर्गों को दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, अल्प का मतलब नहीं लग रहा, अल्प हम लोग बोलते हैं कम, ठीक है, जब कम बोलना रहता है तो अल्प बोलते हैं, ठीक है, अल्प, ठीक, कम का पर्यायवाची हो गया। चलिए देखिए, अल्प जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। हकार का मतलब, हकार एक हम ज्यादा मतलब बोलने वाला हो, बोल रहे हैं, ज्यादा साउंड कर रहा, उसको कहते हैं हकार, ठीक है। अल्प प्राण जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है उसे कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण होते क्या क्या है, कौन कौन है, ठीक है। जैसे देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा और य, र, ल, व, ठीक है। अब ये नहीं समझे, यहाँ पर ये नहीं समझे तो इसको देखिए समझना है, ठीक है। पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग, वर्ग क्या हो गया? कवर्ग, चवर्ग, ठीक है। तो पहला कवर्ग में क, ख, ग और अड़ा, अड़ा में तो फिर पहला, पहला कौन हो जाता है? क, तीसरा कौन हो जाता है? ग और पांचवा कौन हो जाता है? अड़ा, ठीक है। उसी तरह से च में जाएंगे, चवर्ग में जाएंगे तो पहला कौन हो जाता है? च, तीसरा कौन हो जाता है? ज और पांचवा कौन हो जाता है? या, ठीक है, चवर्ग। चलिए ये हो गया अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या हो गया? मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, ये हो गया अल्पप्राण और य, र, ल, व, ठीक है। अब आ जाइए महाप्राण। महाप्राण जिसके बोलने में हकार की ध्वनि सुनाई दे। महाप्राण मतलब बड़ा जैसा लग रहा है, ठीक है, जिसके बोलने में हकार की ध्वनि सुनाई दे। जैसे उदाहरण क्या हो गया इसका? प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, पहला, तीसरा और पांचवा तो हो गया अल्पप्राण, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा हो गया अल्पप्राण। अब जो बच गया, एक में 5 होते हैं, ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा हो गया, बच गया दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा बच गया, वो हो गया हमारा महाप्राण। जैसे ख, घ, ठीक है। चवर्ग में आइए, छ, झ, और क्या होते हैं इसमें? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ठीक है, ये हमारा हो जाता है महाप्राण। चलिए आगे देखते हैं। घोष, घोष और अघोष क्या होता है? वहां हमसे ये नहीं पूछेगा घोष और अघोष क्या होता है, बस हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है।
हमसे वहां ये पूछेगा कि इनमें से कौन घोष है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें छाटना रहेगा। ठीक है, बोर्ड का तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं क्योंकि वहां लिखने बोलेगा घोष की परिभाषा लिखें, लिखेंगे कहाँ पर? OMR शीट देता है तो लिखेंगे कहाँ पर? चलिए तो देखिए यहाँ पर घोष जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में झंकीर्ति उत्पन्न करे। झंकीर्ति का मतलब स्वर तंत्रियां, मतलब जिससे आवाज नहीं कर रहा, आपस में टकराए। ठीक है, जैसे प्रत्येक वर्ग का उसी तरह का है, जैसे अल्पप्राण में अभी पढ़े थे कि अल्पप्राण हो गया पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण हो गया द्वितीय और चतुर्थ। उसी तरह से अब घोष में आ जाइए। घोष वर्ण क्या क्या हो गए? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, ब और ह। ठीक है, य, र, ल, ब और ह, ये हो जाते हैं क्या? घोष वर्ण। तीसरा, चौथा और पांचवा। अब कवर्ग में चलिए, तो कवर्ग में तीसरा क्या हो जाता है? आगे वाला को 2 छोड़ दीजिए, पहला दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा चौथा पांचवा हो गया हमारा घोष। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा हो गया घोष। 5 होते हैं ना, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, तो आगे से 2 छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे से 2 छोड़ दीजिए, बच गया 3, 4 और 5। तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो हो गया वो हो गया घोष वर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग, घ और अड़ा। उसी तरह से च और छ को छोड़ देंगे, च और छ को छोड़ देंगे। ठीक है, आगे वाला 2 छोड़ देना और तीसरा, चौथा और पांचवा ले लेंगे। तो झ, च, छ नहीं होगा, ज, झ, इया, ज, झ, इया, तीसरा, चौथा और पांचवा। और क्या होता है घोष में? और क्या होता है? य, र, ल, व और ह। ठीक है, य, र, ल, ब और ह। इसको ना अच्छे से पढ़ना, बार बार रिपीट करना। ठीक है, पढ़ने में मन लगाना अभी पहले। ठीक, ये नहीं कि मतलब अभी बहाली आई, ये हमारा SSC GD का बहाली आई और हम दौड़ना शुरू कर दिए। भाई पहले एग्जाम होती है, एग्जाम पास होते हैं तब जाकर दौड़ होती है। ठीक है, ये नहीं कि पहले दौड़ ले लेती है, ऐसा तो नहीं ना है कि पहले दौड़ हो रहा है उसके बाद फिर एग्जाम हो रहा है। पहले एग्जाम पास ही नहीं करोगे, अभी से दौड़ कर थक जाओगे, रात में आओगे सो जाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता अभी दौड़ने का। ठीक है, जब एग्जाम पास हो जाओ दौड़ो, मेहनत करो, 2 बार 3 बार 4 बार दौड़ो, मेहनत करो। चलो आगे देखते हैं। घोष हो गया। अब अघोष जिसके उच्चारण में झंकीर्ति उत्पन्न ना हो। अभी हम लोग क्या देखे थे? झंकीर्ति उत्पन्न हो, मतलब मैं ये बस समझाने के लिए लिखा हूं। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ उसका उदाहरण देखना है, मतलब होते कौन कौन है। ठीक है, हम लोगों को छाटने के लिए देगा। तो अघोष क्या क्या होता है? घोष हमने अभी क्या देखा था? आगे से 2 छोड़कर, 5 में से आगे से 2 छोड़कर, 1, 2 छोड़कर 3, 4, 5 घोष हो गया। तो अघोष क्या होगा? आगे वाला दोनों। अघोष क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों स। ठीक है, अघोष क्या होगा? जिसके उच्चारण, अघोष क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। जैसे बोलिए क, ख, ग बोलिए, तो क, ख, आगे वाला 2 गो, च, छ। ठीक है, आगे वाला 2 गो, ये हो जाएगा अघोष। ठीक है, ये हो जाएगा अघोष। घोष क्या हो गया हमारा? दूसरा, पहला और दूसरा को छोड़ देना है। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा और अघोष हो गया पहला, दूसरा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आइए मात्रा। मात्रा देखते हैं। प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत समय लगता है, ठीक है, उसे मात्रा कहते हैं। समय क्या लगता है? जैसे का, की, ये सब बोलने में कुछ समय लग रहा, तो का ऐसे ही थोड़े बोला जा रहा है, का समय लग रहा। क्यों? क्योंकि उसमें आकार की मात्रा जुड़ रही है, की। ठीक है, उसमें ई की मात्रा जुड़ रही है। ठीक है, उसी को कहते हैं मात्रा। तो हम लोगों से बस ये पूछेगा कि मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं वो देखिए। ठीक है, पहला ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, ह्रस्व में क्या क्या है? अ, ई, उ, री। ठीक है, और ये जो दीर्घ है, सिंपल सा हमको समझना है, ये जो दीर्घ है, ह्रस्व के उच्चारण से इसके उच्चारण में दोगुना समय लगता है। जैसे बोलिए अ बोलिए, अ में तो कोई समय नहीं लग रहा, लेकिन अब बोलिए ओ। ठीक है, तो इससे दोगुना समय जब लगे उसे दीर्घ कहते हैं।
और इसका 3 गुना जब समय लगे उसे प्लूत कहते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है जैसे किसी को संबोधन में या फिर संगीत में करते हैं ना सा, ठीक है, और संबोधन में करते हैं अरे हे अरे री। ठीक है, ये जब हम लोग कारक पढ़ेंगे तो उसमें संबोधन कारक में आता है हे अरे री। ठीक है, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग जानेंगे मात्रा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ठीक है, अब आ जाते हैं स्वरघात। चलिए, ये तो हमारा उतना नहीं है, मतलब इस स्वरघात बलाघात ये उतना नहीं पूछेगा। चलिए बस देख लेना है। एक होता है ना, कितने लोग कहते हैं भाई वो उस चैनल पे उतना नहीं पढ़ा रहा है, उतना नहीं पढ़ा रहा है। मतलब हम लोग वही पढ़ेंगे जो काम का है। ठीक है, वही पढ़ेंगे जो काम का है। ढेर सारा पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं। अब 2-2 घंटे का वीडियो बना दें तो लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देखिए, नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने का है। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ नॉलेज लेना है, मतलब वही नॉलेज लेना है जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक, अब ये नहीं कि इतना मोटा किताब बना लिए पढ़ते पढ़ते और जब एग्जाम आया तो हम उसका रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बस वही पढ़ना है जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए स्वरघात, स्वराघात या बलाघात। ठीक है, उच्चारण करते समय जब स्वरों पर विशेष जोड़ पड़े उसे स्वराघात कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए वर्ण स्वराघात या बलाघात। स्वराघात या बलाघात दोनों एक ही है। ठीक है, स्वराघात बोलिए या बलाघात बोलिए। जैसे वर्ण स्वराघात, वर्ण का मतलब एक वर्ण पे जोड़ पड़े। ठीक है, बलाघात का मतलब, स्वराघात का मतलब हम लोग अभी देखे थे विशेष जोड़ पड़ता है। ठीक है, अब बोलिए दिन। एक दिन होता है सुबह जिसको हम बोलते हैं दिन। ठीक है, एक दिन 24 घंटे का जो होता है उसे, तो उसमें ये होता है, हम लोग को इसमें बोलने में कम समय लगता है। दिन बोल दिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब वही ये दिन बोलना रहे, ये दिन का मतलब क्या होता है? गरीब। ठीक है, तो इसको बोला जाता है दीन। वो दीन व्यक्ति है। ठीक है, वह दीन व्यक्ति है, दीन व्यक्ति है। ठीक है, इसमें ज्यादा समय लगता है, इसमें जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, इस वर्ण पे यहाँ पे जोड़ देना पड़ता है, इस दी पर इस पे जोड़ देना पड़ता है, और इस दिन को बोलने में इस दी पर कोई जोड़ नहीं देना पड़ता, ये आसानी से बोल देते हैं। अब आ जाता है शब्द बलाघात। वर्ण बलाघात तो हो गया, शब्द बलाघात या स्वराघात। शब्द स्वराघात क्या देखते हैं, आइए यहाँ पर। शब्द का मतलब, ठीक है, एक शब्द से, तो शब्द तुम नहीं जाओगे, ये सिंपल सा बोल रहा है, सिंपल सा बोल रहा है तुम नहीं जाओगे, इसमें किसी पर कोई जोड़ नहीं पड़ रहा। अब अगर इसी को क्वेश्चन की तरह पूछे, मतलब प्रश्नवाचक की तरह पूछे, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। ठीक है, यहाँ पर तुम पर जोड़ पड़ रहा है, इस शब्द पर जोड़ पड़ रहा है। यहाँ पर तो आया और बोल दिया तुम नहीं जाओगे। ठीक है, बस तुम नहीं जाओगे, सिंपल सा। और अगर इसी को क्वेश्चन की तरह देखें तो बोलेगा तुम नहीं जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इस शब्द पे जोड़ पड़ रहा है। चलिए अब आके देखते हैं वाक्य बलाघात या स्वराघात। वाक्य बलाघात में किसी वाक्य पर जोड़ पड़ता है, जैसे पिताजी ने आते ही अवधेश को 2 रुपये दिए। अब इसमें अगर जोड़ देना चाहें तो कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं, देखिए पहले तो यहाँ दे सकते हैं, पिताजी ने आते ही अवधेश को 2 रुपये दिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बल लग रहा है, और बल इसलिए लग रहा है पिताजी ने, मतलब पिताजी ही आए तो उसको 2 रुपये दिए और कोई दूसरा नहीं दिया। ठीक है, पिताजी ने ही दिया। ठीक, 2 रुपये अवधेश को कौन दिए, पिताजी ने ही दिया। अब देखिए यहां पर हम लोग जोड़ दे सकते हैं, पिताजी ने आते ही, पिताजी ने आते ही अवधेश को 2 रुपये दिए, यानी आते ही, पिताजी जैसे ही आए वो उसको 2 रुपये दिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर भी हम लोग जोड़ दे सकते हैं। ठीक है, वाक्य बलाघात में वहां पर भी जोड़ दे सकते हैं, एक वाक्य में कई जगह। ठीक है, जहां पे हम लोग जोड़ दे सकते हैं उसको कहते हैं वाक्य बलाघात। जैसे पिताजी ने आते ही अवधेश को 2 रुपये दिए। ठीक है, पिताजी ने आते ही अवधेश को 2 रुपये दिए, मतलब पिताजी आए और अवधेश को कितने रुपये दिए, 2 रुपये दिए। यहाँ पर 2 रुपये पर जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम लोग को इतना ही पढ़ना रहता है। ठीक है, मतलब कम ही पढ़ना है जिससे कि हमारा रिजल्ट हो जाए। ठीक, चलिए संगम,
उच्चारण के दौरान अल्पकालीन मौनावस्था को संगम कहते हैं। ये तो हमसे उतना पूछने नहीं जा रहा, क्योंकि बोर्ड का तो एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं कि हमसे पूछेगा संगम किसे कहते हैं, लिखिए। कहाँ लिखिएगा? वही मार्कशीट पर। चलिए बस देख लेते हैं। अनुतान, कोई कोई होता है ना बच्चा, उस पर नहीं पढ़ा रहा भाई, उस पर ये नहीं पढ़ा रहा, वो नहीं पढ़ा रहा, उस पर तो बहुत ज़्यादा पढ़ाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं ना बनता है। जैसे देखिए अब हमारा बुक है, ठीक है, मान लीजिए बुक है, इतना बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता। वही पढ़िए जिसका कि यूज हो, ठीक है, वही पढ़िए जिसका कि यूज हो, ठीक, जो कि हमारे काम आ सके, ठीक है ना, जिसको कि हम रिवीजन कर सकें एग्जाम से पहले। चलिए आइए देखते हैं। अनुतान, ध्वनि को बोलने में उतार चढ़ाव को, ध्वनि को बोलने में जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। किसी चीज को बोलने में उतार चढ़ाव जो होता है उसे अनुतान कहते हैं, ठीक है। जैसे यही वाला आप ले लीजिए, यही वाला उदाहरण ले लीजिए, तुम नहीं जाओगे, ठीक है, तुम नहीं जाओगे। तुम यहाँ पर थोड़ा ऊंचा आवाज में बोला गया, नहीं जाओगे थोड़ा नीचा में बोला गया, तो उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं, ठीक है। चलिए आज हमारा ये वर्ण विचार खत्म हो गया। अगली क्लास में हम शब्द विचार देखेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि और लोगों का भलाई हो और लोग सिलेक्शन ले सकें ये एसएससी जीडी में। और अगर आप एसएससी जीडी के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ मिशन कांस्टेबल चैनल के बारे में सोचिए। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एसएससी जीडी देन थिंक मिशन कांस्टेबल ओनली। चलिए, थैंक यू।